अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाज़ेब खानज़ादा। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में आज बहुत अहम पेशरफ्त हुई है। कल सुप्रीम कोर्ट के जज खुद और फिर इस केस के फरीक जस्टिस काजी फाइज ईसा 10 रुकनी बेंच के सामने पेश हुए और आज उनकी अहलिया ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। सुप्रीम कोर्ट के सामने पूरा मनी ट्रेल रख दिया, कैसे उन्होंने लंदन की जायदाद खरीदी, उनकी आमदनी का जरिया क्या है, ये सब तफसीलात अदालत के सामने रख दी। अदालत ने भी जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया के बयान पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। ये बयान इस केस का रुख बदल सकता है, क्योंकि इससे पहले जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया का बयान कभी सामने नहीं आया था और अब उन्होंने मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को पूरी तफसीलात बता दी हैं। साथ ही इस केस में हुकूमती वकील बैरिस्टर फरोग नसीम के दलाइल मुकम्मल हो गए हैं, मगर सबसे अहम जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया का बयान है। आज जब अदालती कार्रवाई शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि दोपहर 3:30 बजे जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा, जिसके बाद अदालती कार्रवाई जारी रही। फिर अदालती कार्रवाई में वक्फा आया। 3:30 बजे जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड कराया। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने अदालत को बताया कि मैं कराची में अमेरिकन स्कूल में मुलाजमत करती रही हूँ और मेरे वकील मेरे टैक्स गोशवारे जमा करवाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं कराची की रिहायशी हूँ, लेकिन मेरा टैक्स रिकॉर्ड कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया और जब FBI से रिकॉर्ड की मुंतकली का पूछा गया तो कोई जवाब नहीं दिया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने अदालत को बताया कि मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया कि मैंने जज के दफ्तर का गलत इस्तेमाल किया, तो मैं अदालत को बताना चाहती हूँ कि जब मेरे शौहर वकील थे तो मुझे 5 साल का पाकिस्तानी वीज़ा दिया जाता था, मगर जब वो जज बन गए तो फिर 1 साल का वीज़ा दिया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने बताया कि मैंने बरतानिया में पहली जायदाद 2004 में अपने स्पेनिश पासपोर्ट पर खरीदी। मैंने कराची में क्लिफ्टन ब्लॉक 4 में भी जायदाद खरीदी, मगर कुछ अरसे के बाद फरोख्त कर दी। इसके अलावा शाह लतीफ़ के इलाके में खरीदी गई जायदाद भी फरोख्त कर दी गई। मुझे ज़रई ज़मीन वालिद से मिली है। ये ज़मीन सिंध के ज़िला जैकबाबाद में है। इस ज़मीन से मेरे शौहर का कोई ताल्लुक नहीं है। इसके अलावा डेरा मुराद जमाली बलोचिस्तान में भी ज़रई ज़मीन है। मेरी ज़रई ज़मीन की देखभाल मेरे वालिद किया करते थे। हुकूमत को मेरी ज़मीन के बारे में पता है, मैं गलत बयानी नहीं करूँगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने कहा कि मेरे वकील रिहान नकवी ने मुझे बताया था कि ज़रई आमदनी काबिल टैक्स नहीं है। मेरे वकील ने ही मुझे मशवरा दिया था कि फॉरेन करेंसी अकाउंट खुलवाएं। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने अदालत को फॉरेन करेंसी अकाउंट का रिकॉर्ड भी दिखाया और बताया कि 2003 से 2013 तक रकम इसी अकाउंट से बाहर गई। उन्होंने अदालत को बताया कि मुझे ये रिकॉर्ड हासिल करने के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्होंने अदालत को दिखाया कि यह अकाउंट उन्हीं के नाम पर है। साथ बताया कि बैंक 10 साल पुराना रिकॉर्ड नहीं रखते, इसलिए मुझे मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मेरे नाम से रकम अकाउंट से लंदन भेजी गई। जिस अकाउंट से पैसा बाहर गया वो मेरे नाम पर है। उन्होंने कहा कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में 7 लाख बरतानवी पाउंड की रकम ट्रांसफर की गई और जिस अकाउंट में रकम ट्रांसफर की गई वो भी मेरे नाम पर है। उन्होंने अदालत को बरतानिया में टैक्स गोशवारों का 2016 से अब तक का रिकॉर्ड भी दिखाया और कहा कि बरतानिया ने ज्यादा टैक्स देने पर टैक्स रिफंड भी किया, जबकि पाकिस्तान में FBI से रिकॉर्ड लेने गई तो मुझे कई घंटे इंतजार कराया गया और एक शख्स से दूसरे शख्स के पास मुझे भेजा गया। मेरे बारे में ऐसे केस बनाया गया जैसे मैं किसी जुर्म की मास्टरमाइंड हूँ। जिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने अदालत को बताया कि मैं 2018 के मालियाती गोशवारों में लंदन की जायदाद के बारे में बता चुकी हूँ, जिस पर अदालत ने उनसे 2018 में मालियाती गोशवारों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। जिससे काजी फाइज ईसा की अहलिया ने कहा कि मेरे 2 घर किराए पर हैं और एक में मेरा बेटा रहता है। बरतानिया में मेरे बेटे को हिरासा भी किया गया। इस मौके पर बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि आपके पास 2 फोरम्स हैं, एक ये कि मामला FBI में भेजा जाए, दूसरा फोरम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का है, आप वहां मौक़िफ़ दे सकती हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि अदालत उनके बयान और जायदाद की खरीदारी के ज़राए के हवाले से भी मुतमईन है। आपके पास सवालात के मजबूत जवाब हैं, मुतालिका अथॉरिटीज़ को इन दस्तावेज़ात से मुतमईन करें। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने कहा कि मुझसे ये बात पहले क्यों नहीं पूछी गई, 13 महीने मैंने इंतज़ार किया। इस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि हम जजेस काबिल एहतसाब हैं, जजेस निजी और पब्लिक ज़िंदगी में जवाबदेह हैं। आप एक जज की शरीके हयात हैं, आपने जो जवाब दिया वो कानून का तकाजा है, हम दूसरे पब्लिक ऑफिस होल्डर से ज़्यादा जवाबदेह हैं। इससे पहले अदालती कार्रवाई में हुकूमती वकील ने दलाइल मुकम्मल किए। समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि इस मुकदमे का मवाद, दस्तावेज़ात कैसे इकट्ठी हुई।
जिस पर फरोग नसीम ने कहा कि तशद्दुद के बगैर हासिल मवाद काबिल कबूल दस्तावेज हैं। अमेरिका में चौथी तरमीम के मुताबिक शवाहिद की तलाश कानूनी है। बरतानिया में जासूसी और छुपकर तस्वीर बनाने को काबिल कबूल शवाहिद करार दिया गया। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आप कह रहे हैं कि मेरी जासूसी हो सकती है, मैं गोल्फ क्लब जाता हूँ, मेरी तस्वीर ली जाती हैं, ये तो ऐसे ही होगा कि जमहूरियत से फाशिज्म की तरफ बढ़ा जाए। फरोग नसीम ने कहा कि मैं फाशिज्म की बात नहीं कर रहा, यहाँ बात शवाहिद इकट्ठा करने की हो रही है। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इससे गर्ज नहीं कि पब्लिक डोमेन में जायदादें पड़ी हैं या नहीं, इन जायदादों को ढूंढने के इख्तियारात कहाँ से लिए गए। सवाल यह है कि किस तरह से पता चला कि लंदन में जायदादें हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मजीद रिमार्क दिए कि आओ जायदादें ढूंढने का इख्तियार कहाँ से हासिल किया गया। जिस पर फरोग नसीम ने कहा कि सहाफ़ी की तरफ से मालूमात आ गई तो इसकी हकीकत का पता चलाया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि सहाफ़ी ने कोई आर्टिकल नहीं लिखा जिसकी वो सोच छुपाए। मेरी तशवीश ये है कि शवाहिद किस तरह तलाश किए गए, ये कोई नहीं कहता कि जज जवाबदेह नहीं है। जज चाहता कि मेरी प्राइवेसी भी हो और मेरी इज्जत का ख्याल भी रखा जाए, ये जज चाहता है। जस्टिस मकबूल बाकिर ने कहा कि जिया नामी शख्स के पास इख्तियार नहीं था कि वो निजी जासूस की खिदमत हासिल करे। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बगैर किसी जज के खिलाफ मवाद इकट्ठा नहीं हो सकता। फरोग नसीम ने दलील दी कि बरतानिया ने तमाम जायदादों की तफसीलात इंटरनेट पर डाल दी हैं, वेबसाइट से मालूमात लेने से राजदारी के हक का इतलाक नहीं होता। तो जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया का दुरुस्त नाम हमें मालूम नहीं, हुकूमत को अहलिया का दुरुस्त नाम कैसे पता चल गया। बुनियादी सवाल यह है कि हुकूमत के पास इख्तियार कहाँ से आया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि क्या हुकूमत ने अब्दुल वहीद डोगर से पूछा कि वो मालूमात किधर से लेकर आए हैं। साथ ही जस्टिस मकबूल बाकिर ने यह सवाल उठाया कि वहीद डोगर को कैसे पता चला कि ये जायदादें गोशवारों में जाहिर नहीं की गईं। फरोग नसीम ने जवाब दिया कि मुझे नहीं मालूम कि अब्दुल वहीद डोगर को ये मालूमात किधर से मिली। आर्टिकल 184(3) के मुकदमे में अदालत मालूमात के जराए नहीं पूछती। समाअत के दौरान एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक का भी जिक्र आया और जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि जज को मालूम होना चाहिए कि वो अवाम की नज़रों में है। हम जजिस को इस हवाले से मोहतात होना चाहिए, आपकी नाक के नीचे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में क्या होता है ये आपको इल्म नहीं। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि आपने मालूमात हासिल कर ली और फिर अपने पास रख ली ताकि उन्हें उस वक्त इस्तेमाल करें जब कोई पिच से बाहर निकल कर खेले। इंजीनियरिंग के इल्जामात हैं और बदकिस्मती से हम इस्तेमाल हुए। मैं एहतसाब अदालत के जज की बात कर रहा हूँ जिन्हें आपकी वजारत ने तैनात किया। हम उसे ठीक करेंगे और हो सकता है इसी फैसले में इसे ठीक कर दें। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि एहतसाब अदालत के जज जिनका माजी खराब रहा उनकी तो कोई निगरानी नहीं की गई। जज अरशद मलिक को कुछ नहीं हुआ। यहाँ जस्टिस काजी फाइज ईसा और दीगर जजेस मुकदमात का सामना कर रहे हैं। जस्टिस मकबूल बाकिर ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क में एहतसाब के नाम पर जो तबाही हो रही है उस पर भी फैसले में लिखेंगे। तमाम कार्रवाई के बाद वहीद डोगर को लाकर खड़ा कर दिया गया। मैं अपनी तफसीलात आराम से नहीं ले सकता तो एक जज की तफसीलात वहीद डोगर के पास कैसे आ गई। 8 घंटे तवील समाअत के दौरान वफाक के वकील फरोग नसीम ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। सदर, वजीर आजम और दीगर फरीक़ैन के वकला ने फरोग नसीम के दलाइल को ही अपना मौक़िफ़ करार दे दिया। अब केस की अहम समाअत कल होगी। ये केस इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है मगर आज जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया के बयान ने सूरत हाल को तब्दील कर दिया है। इस हवाले से हम बात करेंगे कमरा अदालत में मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी से और उसके बाद हमारे साथ साबिक जज मौजूद होंगी, वकील मौजूद होंगे, टैक्स एक्सपर्ट मौजूद होंगे कि अब ये मामला कहाँ खड़ा है। पहले अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी आप बताइएगा, बहुत सारे सवालात थे क्या जैसे काजी फाइज ईसा की अहलिया उन सवालात का जवाब दे पाई कि प्रॉपर्टी लंदन में कैसे ली, पैसे कैसे गए, क्या ऑफिशियल चैनल से गए जब वो पाकिस्तान से गए या नहीं गए, और ये सब उनका अपना था, इंडिपेंडेंट था, जैसे काजी फाइज ईसा का इसमें कोई ताल्लुक नहीं था। क्या इन तमाम चीज़ों का से वो मुतमईन कर पाई हैं, डॉक्यूमेंट्स दे पाई हैं? जी हाँ, बिल्कुल ये वो सवालात हैं जिनके बड़े तफसील के साथ आज मिसेस काजी फाइज ईसा जो हैं उन्होंने दिए हैं। जो वीडियो लिंक के ऊपर आज वो अदालत में तो नहीं आई लेकिन वीडियो लिंक के ज़रिए फुल कोर्ट के रूबरू जो है उन्होंने ये बयान दिया है। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि क्या ये पैसे जो हैं वो कैसे गए, किस चैनल से गए, तो इस हवाले से उन्होंने बड़ी वाज़े तौर के ऊपर बताया। उन्होंने कहा कि वो अमेरिकन स्कूल सिस्टम जो है वहाँ पढ़ाती थी, उससे जो इनकम होती थी। फिर दूसरा जो है वो उनका कहना था कि जो है उनकी उन्होंने एक लेडी खातून के साथ जो है वो प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी थी जिसका रिकॉर्ड इनकम टैक्स के अंदर मौजूद है। एक उनकी प्रॉपर्टी जो थी वो क्लिफ्टन में थी
कराची में और दूसरी शाह लतीफ़ टाउन के अंदर वो प्रॉपर्टी फ़रोख्त हुई। उन्होंने कहा कि इसका इनकम टैक्स में रिकॉर्ड मौजूद है, उन्होंने कभी इस हवाले से सवाल नहीं किया। फिर दूसरी बात जो है, उन्होंने ये एक बात बताई और उन्होंने कहा कि मेरे जो है वो इनहेरिटेड एग्रीकल्चर लैंड है और तकरीबन 1000 एकड़ से ज़ायद जो है वो ज़रई अराज़ी उनकी इनहेरिटेड है, जो कि उनको उनके वालिद से मिली है। और वो इनहेरिटेड जो प्रॉपर्टी है वो तकरीबन 1000 एकड़ की है और उन्होंने एक एक खसरा नंबर, एक एक प्रॉपर्टी का खसरा नंबर जो है वो अदालत के सामने रखा और उन्होंने कहा ये खसरा नंबर 143 से 206 ये सारे खसरा नंबर हैं। और उन्होंने कहा कि इस वो अपने जो टैक्स रिटर्न्स हैं वो दाखिल करती रहीं रेहान नकवी जो उनके टैक्स एडवाइज़र हैं उनकी एडवाइस के ऊपर, और उनको ये एडवाइस दी गई थी कि जो एग्रीकल्चर इनकम है इसके ऊपर टैक्स नहीं है, तो लिहाजा इसको शो करने की ज़रूरत नहीं है। जो उनकी इनकम होती थी वो अपनी उस इनकम के ऊपर टैक्स अदा करती थी और करती रही हैं। जिस जिस तरह से कानून और रजीम चेंज होती गई, जिस तरह उनको एडवाइस की जाती रही। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये पैसे पाकिस्तान से क्या बाहर जो है वो हवाला हुंडी के जरिए गए या थ्रू बैंकिंग चैनल गए। तो उन्होंने कहा कि 2003 में उस वक्त की मुझे एडवाइस, टैक्स एडवाइस ये मिली कि फॉरेन करेंसी अकाउंट्स खोलने के ऊपर प्रॉफिट मिलते हैं, और मैंने क्योंकि प्रॉपर्टी भी खरीदनी थी तो लिहाजा अपने टैक्स एडवाइजर की एडवाइस के ऊपर मैंने 2 बैंक अकाउंट्स जो हैं वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है उसके अंदर खोले। एक अकाउंट जो है वो डॉलर अकाउंट है और एक पाउंड अकाउंट है। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी क्योंकि बाहर खरीदी जाती है वो आईडी कार्ड के ऊपर नहीं, शनाख्ती जो पासपोर्ट है उसकी आइडेंटिटी पर होती है, तो उसी आइडेंटिटी पर मैंने ये प्रॉपर्टी खरीदी और उसी आइडेंटिटी के ऊपर मेरा अकाउंट जो है वो बरतानिया के अंदर भी है। तो मेरे ही अकाउंट से मेरे दूसरे अकाउंट के अंदर ये रकम ट्रांसफ़र हुई। और उन्होंने कहा कि 2003 से 2014 के दरमियान में ये तकरीबन 7 लाख पाउंड जो हैं वो ट्रांसफ़र हुए। और उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि जो 2009 से पहले, यानी कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हाई कोर्ट का जज बनने से पहले 6 लाख पाउंड जो हैं वो ट्रांसफ़र हो चुके हुए थे वहाँ पे। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि ये तो एक बिल्कुल पूरी ट्रेल दी उन्होंने कि जो प्रॉपर्टीज़ थी वो उन्होंने फ़रोख्त की, इनकम टैक्स रिकॉर्ड के अंदर उनकी रिकॉर्ड सारा मौजूद है, और उसके बाद जो है ये थ्रू बैंकिंग चैनल पाकिस्तान से बाहर भिजवाई गई। दूसरी बात जो है वो उन्होंने ये की, कहा यह जाता है कि जनाब ये मिलियंस ऑफ पाउंड की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इनकी रकम बताई जाती है, जबकि उन्होंने कहा कि ये जो प्रॉपर्टी है मेरी प्रॉपर्टीज़ हैं वो कराची और इस्लामाबाद के अंदर अच्छी जगह पे अगर कोई एक 500 गज का घर अगर ख़रीदा जाए तो ये उसके बराबर रकम बनती है। और ये जो है इसके बाद उनका ये भी कहना था कि मैं जो है वो टैक्स अथॉरिटीज़ जैसे जैसे रजीम चेंज होती रही, 2018 में वो अपनी इन प्रॉपर्टीज़ को, अपनी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे टैक्स रिटर्न के अंदर शो कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि वो बरतानिया के अंदर भी टैक्स देती हैं और पाकिस्तान के अंदर भी टैक्स देती हैं, और जो 21 जनवरी 2020 को भी तक उन्होंने जो अपना आखिरी टैक्स रिटर्न जमा करवाया पाकिस्तान के अंदर, उस पर 76 लाख रुपए से ज़ायद जो है वो टैक्स उन्होंने अदा किया है। जैसे जैसे टैक्स रजीम के हवाले से जो कानून तब्दील होते गए और उनको जो कानूनी एडवाइस मिलती गई उसके मुताबिक वो करती गई। तो उन्होंने ये जो है ये तो सारी मनी ट्रेल जो है उन्होंने इस तरह से जो है वो बता दी। बहुत शुक्रिया करीम सिद्दीकी, हमें तफसीलात बता रहे थे। जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नासरा जावेद इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। आपने पहले भी कहा था, आप खुद जज रही हैं, आपके शौहर भी जज थे, कि लाजमी नहीं है कि एक इंडिपेंडेंट बीवी के जो असासे हैं वो डिक्लेयर करने का एक जज पाबंद हो। अब जबकि तफसीलात सारी रख दी सामने जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की अहलिया ने और बता दिया कि सब कुछ उनके नाम पर था, उनके अकाउंट से ट्रांसफ़र हुआ, डिक्लेयर वो किस तरह करती रही हैं, अब आपकी क्या राय है? अगर ये सारी बातें पहले पता कर लेते ना, डॉक्टर फरोज नसीम है ना प्रोसिक्यूटर, अगर ये रेफरेंस प्रेसिडेंट मूव करने से पहले तमाम तफ्तीश मुकम्मल कर लेते तो ये सूरत हाल ना आती। अब तो देखें ना, इसमें मेलफ आईडी की बात भी आ जाती है। तो ये जो है ये हमारे लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है कि जुडिशरी के बारे में कोई मेलफ आईडी की बात की जाए, क्योंकि ये हमेशा समझाया जाता है कि जुडिशरी एक ऐसा वो है सतून हमारी रियासत का जो शहरियों के तमाम हकूक की पासदारी करता है। तो उनके ऊपर इस तरह की कभी हर्फ
नहीं आना चाहिए, ना अंगुशनुमाई होनी चाहिए। लेकिन अगर बर वक्त उन्होंने नहीं था ये किया ये तमाम तफ्तीश, तो फिर उनको चाहिए था कि रेफरेंस ज़रा देर से मूव करते, सारी मालूमात करके एफबीआर भी कर लेती, जो मालूमात थे एफबीआर के सेक्शन 116 के तहत जो उनको मालूमात आती वो भी पास ऑन कर सकते थे। अब जो मालूमात आई हैं, अब क्या मामला एक इंडिपेंडेंट टैक्स पेयर का और टैक्स अथॉरिटी का एफबीआर के दरमियान रह गया और जो रेफरेंस का ग्राउंड था वो नहीं रह गया, या आपके ख्याल में भी है? इस हवाले से आप क्या कहेंगी? अगर ये सारी बातें जो हैं इस पे कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है तो मैं समझती हूँ फिर तो कुछ भी नहीं रहता, तो फिर वो रेफरेंस जो है वो फेल हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बैरिस्टर आबिद शाहिद ज़ुबैरी साहब मौजूद हैं, एक और लीगल ओपिनियन मालूम करते हैं। ज़ुबैरी साहब बहुत शुक्रिया। आप बताइएगा कि ज़ाहिर है जब ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, इस पर इन्वेस्टिगेशन होती है, तो इस पर जो भी तहकीक है, अभी रेफरेंस का जो मामला है फिर वो कहाँ खड़ा है? अगर एक इंडिपेंडेंट उन्होंने बताया सब कुछ मेरे नाम पर हुआ है और उसकी दस्तावेज़ात भी मौजूद हैं। ये आज ये जो नई बात हुई है आज कोर्ट में, कल खुद जस्टिस फाइज ईसा आए, उन्होंने कोर्ट से इस्तदा की कि उनकी अहलिया को सुना जाए। कोर्ट ने उस पर ऑर्डर पास किया, उनकी अहलिया को सुना। उन्होंने आज आके अपनी सारे कागजात और मनी ट्रेल जिसकी बार बार बात हो रही थी वो पेश की, और कोर्ट ने उसमें जो खबरें मैं देख रहा था उसमें इत्मीनान का इजहार किया। लेकिन देखिए मैटर सब जुडिस से, कोर्ट को अभी भी फैसला करना है। कोर्ट के सामने इशू ये है कि जस्टिस फाइज ईसा ने चैलेंज किया हुआ है कि ये रेफरेंस गलत है। अब कोर्ट ने ये फैसला करना है कि ये पटिशन उसको अलाउ करेंगे या उसको खारिज करेंगे, ये कोर्ट का फैसला है। ये नेचुरली कोर्ट ने फैसला करना है कि इस पटिशन में अब क्या करना है, उनको किस तरह से ये जाके देगा। आज उन्होंने जहाँ तक मैंने देखा, तो उन्होंने ये प्रॉपर्टीज गोशवारे में 2018 के गोशवारे में भी डिक्लेयर कर दी गई। तो ये सब चीज़ें अगर ये सारी मनी ट्रेल और इस तरह से उन्होंने दे दी है, तो ये मुझे नहीं समझ आया कि ये रेफरेंस बनाते वक्त ये जो अगर ये डिक्लेयर्ड थी प्रॉपर्टी, तो ये इनकम टैक्स के लोगों को इनको बताना चाहिए था कि ये जी डिक्लेयर्ड है, ये तो उनको देखना होगा जी। और अगर अब जो भी तहकीक होती है, उन्होंने बताया कि इंडिपेंडेंट है, यहाँ से ट्रांसफ़र भी उनके अकाउंट में हुए, वहाँ पर भी उनका अकाउंट है, उससे पहले एग्रीकल्चर इनकम उनकी है और प्रॉपर्टी उनके नाम पर है। वो कह रही है पहले भी मेरे शौहर का कोई ताल्लुक नहीं, फिर भी क्या शौहर को जवाबदेह करार दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता शाहजेब साहब। आप खुद देखिए कि अगर ये बात आ जाती है कि वो इंडिपेंडेंट हैं, उनके अकाउंट से उससे पैसे गए थे, और ये उन्होंने एक जगह मैं देख रहा था उसने कहा 2004 में शायद उन्होंने पहली दफा प्रॉपर्टी ली थी और ये उनके अकाउंट में पैसे थे, वो मनी ट्रेल और बैंकिंग ट्रांजैक्शन से हुआ, वो इंडिपेंडेंट थे, तो उसमें सिर्फ उनके मियाँ या उनके शौहर का की कोई जिम्मेदारी नहीं रह जाती। ये मेरा मुद्दमाना गुजारिश है आपसे। बहुत शुक्रिया। लीगल ओपिनियन आपने सुना। जो टैक्स के कानून हैं वो क्या कहते हैं, हमारे साथ माहिर टैक्स उमूर अशफाक तौला साहब मौजूद हैं। अशफाक तौला साहब बहुत शुक्रिया। अशफाक तौला साहब, आपकी राय को ज़ाहिर है हुकूमत बड़ी अहमियत देती है, टैक्स के मामलात में आपकी एक्सपर्टीज़ अपनी जगह पर हैं, आपने पहले भी आकर राय दी थी हमारे प्रोग्राम में। अब जो मामलात आपके सामने आए हैं, जो उनकी अहलिया ने तमाम चीज़ें रखी हैं, अब इस सब के बाद उनके शौहर की कितनी बड़ी लायबिलिटी रह जाती है, इनके ऊपर किस तरीके से मामलात आगे चल सकते हैं, पाकिस्तान के टैक्स के कानून क्या कहते हैं? उसी की कंटिन्यूटी में आते हैं जो पिछले प्रोग्राम में हमने जो आपसे डिस्कस किए थे। एक्चुअली देखिए, जो आज जो मीडिया की रिपोर्टिंग है हमारे सामने, उनका बयान तो नहीं है, मगर जो मीडिया में रिपोर्ट हुआ है इसके हिसाब से मैडम जो मैडम काजी फाइजा की मिसेज हैं, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि उनके अपने बैंक अकाउंट से ये रेमिटेंस बाहर गई थी, और ये जो इनकी इनकम है वो एग्रीकल्चर इनकम है जो कि उन्होंने टैक्स गोशवारों में जमा नहीं कराई। तो मेरा ख्याल है जब उन्होंने ये कन्फेस किया है कि जी ये मेरी इनकम है, और 2018 के स्टेटमेंट भी मेरा ख्याल है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सरबमोहर लिफाफे में दे दिए हैं कि जी अब आप इनको वेरीफाई करवा लीजिए, तो अब कानूनी एतबार से ये काफ़ी गेम चेंजर नज़र आता है मुझे इस चीज़ में टैक्स के हवाले से। वो रेफरेंस, वो शो कॉज नोटिस, वो जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मामला है उस पर तो हम कमेंट नहीं कर सकते, मगर जो मैं ये समझता हूँ कि अब एक मामला ये आएगा कि उनका जो कहना था कि मैं नॉन रेसिडेंट थी इसलिए मैंने वेल्थ स्टेटमेंट फाइल नहीं किया, तो वो हक बजानिब है, क्योंकि सेक्शन 116 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कहीं जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अगर आप नॉन रेसिडेंट हैं तो आपको फाइल करना पड़ेगा। मतलब और उन्होंने एफबीआर पर भी क्योंकि सवालात उठाए, इसलिए मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर साबित हो जाता है, वो कह रही है कि सब कुछ मेरे नाम पर हुआ, अकाउंट तक मेरे नाम पर था, ट्रांसफ़र मेरे नाम पर हुआ,
उसके बावजूद अगर कोई टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करता है एफबीआर, कोई भी मामला होता है, तो ये इंडिपेंडेंट टैक्स पेयर के तौर पर वाइफ पर ही जिम्मेदारी होगी, ना कि हस्बैंड पर। लॉस क्या कहते हैं टैक्स के? आज के इस बयान के बाद तो यही टेक अवे है हमारे लिए कि ये पूरा अब जो अगर पूरी जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो अब मैडम के ख़िलाफ़ जो भी होंगी इनकम टैक्स के रूल के तहत और कानून के तहत जो भी होगा वो अब मैडम के उसके होगा। और मेरा ख़्याल है इन हालात में उस सिर्फ टैक्स के हवाले से मैं बात करूँगा, अब हस्बैंड की लायबिलिटी मेरा ख़्याल है इसके बाद नहीं रहती है। मगर ये है कि अब हमें देखना होगा कि ये साबित करना होगा कि जी कि ये लोकल ज़राए से इनकम थी। जैसे मैडम ने ये बयान में कहा है कि जी एग्रीकल्चर इनकम कोई टैक्सेबल नहीं होती है। उनके जो एडवाइज़र्स थे उन्होंने बताया, और बिल्कुल सही बताया उन्होंने भी, कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता। तो अगर नहीं लगता और अगर उन्होंने वहाँ से कमाई है और अगर आगे उन्होंने रेमिट की है बैंकिंग नॉन बैंकिंग सोर्सेज से, और उन्होंने कहा 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, 2 अभी भी किराए पे हैं और एक मेरा ख़्याल है उनके उसमें उनका बेटा रहता है। तो मेरा ख़्याल है अब लंदन के टैक्स रिटर्न्स वो उनकी ज़िम्मेदारी है, वो देखते हैं कि वो किस तरीके से होते हैं। और पाकिस्तान में अगर उनको टैक्स वेल्थ स्टेटमेंट नहीं फ़ाइल करना था तो मेरा ख़्याल है कोई ज़रूरी नहीं था। और अगर कहीं डिस्क्लोजर करना भी था और अगर नहीं किया सपोज करें तो उसके भी एक कानून मौजूद है। अच्छा, मुझे फिर ये वाला कानून बताइए कि फॉर एग्जांपल आपको डिस्क्लोज करना था 2015 में, आपने डिस्क्लोज किया 2018 में, तो उसके ऊपर एफबीआर इस सारे के सारे मामले को कानूनी तौर पर कैसे देखता है एक इंडिपेंडेंट जो टैक्स पेयर है उसका? वही एक पेनल्टी का जुमरा आता है कि एक पेनल्टी लग सकती है इनके ऊपर कि जी आपने नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स अगर आपने की हैं। अव्वल तो पहले ये है कि वो रेसिडेंट थी, उनको फाइल करना था और उन्होंने एसेट डिस्क्लोज नहीं किए। ये 3 चीज़ों को हम पेडिस्ट्रल पे लेके जाएंगे और सबसे बड़ा पेडिस्ट्रल ये होगा कि उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। अगर नहीं किया तो 19 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर एक पेनल्टी है, मेरा ख्याल है सेक्शन 181 है, उसके तहत इनको जो भी पेनल्टी देनी होगी वो पेनल्टी वो उन पे लेवी हो सकती है। और अगर उसके सिलसिले में अगर उन्होंने कंसीलमेंट की है कोई इनकम की तो ऑब्वियसली अफसर के पास हक है कि वो समझे अगर कि कंसीलमेंट है तो उन पे टैक्स लगा सकता है। मगर मैडम के पास फिर राइट होगा कि वो अपील में जा सकती हैं और फिर एक जुडिशल प्रोसेस है, पूरा ट्रिब्यूनल पे फिर जा सकती है। पहले कमिश्नर अपील है, उनका फैसला होगा। कोई भी पार्टी अगर सेटिस्फाई नहीं होती है, डिपार्टमेंट सेटिस्फाई नहीं है, तो वो भी ट्रिब्यूनल जा सकते हैं। अगर मैडम सेटिस्फाइड नहीं है तो वो भी ट्रिब्यूनल जा सकती हैं। और ट्रिब्यूनल में फिर आगे लॉ के प्रोसेस जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हैं वो हमेशा से ही मौजूद रहे हैं। और अगर ये सबके बावजूद भी एफबीआर इस नतीजे पर पहुंचता है कि उन पर कोई पेनल्टी बनती है, तो बतौर इंडिपेंडेंट टैक्स पेयर जिन्होंने खुद ने अपने अकाउंट खोले, खुद की उनकी इनकम है, खुद वो अपने रिटर्न्स फाइल करती हैं, यहाँ भी कहा उन्होंने लंदन में भी खुद अपने अकाउंट से यहाँ से पैसे ट्रांसफ़र किए, वहाँ पर भी अपने अकाउंट में था, तो जो पेनल्टी या जो भी बनेगा उसकी लायबिलिटी पर इन पर है। ये नहीं हो सकता कि इंडिपेंडेंट वाइफ के लिए आप शौहर से सवाल कर लें जाके कि जी क्या आपकी बीवी ने ये किया, या इंडिपेंडेंट बीवी के लिए शौहर के लिए बीवी से सवाल कर लें या बीवी के शौहर से कर लें, ये नहीं हो सकता। जी, मेरी आजिज़ राय यही है कि इनके हस्बैंड को अब आप नहीं कह सकते। अब वो दूसरा पार्ट जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का कि शो कॉज नोटिस इशू हुआ और वॉट एवर इट इज़ कि उनका उन्होंने जवाब दिया, वो उसमें मैं उस बहस में नहीं पड़ता। बिल्कुल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में अगर हम स्ट्रेट लाइन देखें तो इस बयान के बाद और इसकी वेरिफिकेशन होने के बाद मेरा ख्याल है वो मैडम और कानून के दरमियान होगा। बहुत शुक्रिया। शफाकतुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, मनी ट्रेल भी रख दी, कानून के मुताबिक भी बातें कर दी, जो टैक्स का लॉ कहता है वो भी हमने आपके सामने रख दिया। वैसे जो लीगल ओपिनियन है साबिक जज का, सीनियर वकील का, वो भी हमने आपके सामने रख दिया। आज बहुत बड़ी ये प्रोसीडिंग्स हुई, गेम चेंजर के तौर पर इसको देखा जा रहा है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद इस खबर पर बात करें। भारत को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब कर लिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में होने वाली खुफिया वोटिंग में भारत को 192 रुकन मुमालिक में से 184 मुमालिक के वोट मिले, जबकि 2/3 अक्सरियत हासिल करने के लिए उसे 128 वोट की ज़रूरत थी। भारत के साथ आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे भी खुफिया वोटिंग के जरिए सलामती काउंसिल के गैर मुंतखब रुकन बन गए हैं, जबकि अफ्रीकी मुमालिक की जानिब से कीनिया और जिबूती में से कोई मतलूबा वोट हासिल नहीं कर सका, जिसकी वजह से इस नशिस्त के लिए वोटिंग दोबारा होगी।
अक़वाम मुत्तहिदा की 15 रुकनी सलामती काउंसिल के 5 मुस्तकिल और 10 गैर मुस्तकिल अराकीन हैं और इन 10 गैर मुस्तकिल अराकीन की मुद्दत 2 साल होती है। इन 10 नशिस्तों में से 5 अफ्रीका और एशिया के लिए मुख्तस हैं, 1 नशिस्त मशरकी यूरोप के लिए, 2 लातीनी अमरीका के लिए और कैरेबियन स्टेट्स के लिए हैं और 2 मगरबी ममालिक और दीगर के लिए हैं। भारत 55 रुकनी एशिया पैसिफिक ग्रुप की जानिब से वाहिद उम्मीदवार था और इस ग्रुप में पाकिस्तान भी शामिल है, मगर भारत के मुकाबले में किसी मुल्क ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था, जिसके बाद गुज़िश्ता साल जून में एशिया पैसिफिक ग्रुप ने 2021 और 22 के लिए भारत के नाम की तौसीक की थी। भारत इससे पहले भी 7 बार सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब हो चुका है और पाकिस्तान भी 7 बार सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन रहा है। भारत आखिरी बार 2011-12 में मुंतखब हुआ और फिर अगले साल 2012-13 में पाकिस्तान को रुकनियत मिली। दिलचस्प बात यह है कि एशिया पैसिफिक ग्रुप से सलामती काउंसिल की गैर मुस्तकिल नशिस्त के लिए एक ही उम्मीदवार सामने आता रहा है। पाकिस्तान और भारत रिवायती हरीफ होने और कशीदगी के बावजूद सिर्फ एक बार 1975 में सलामती काउंसिल की गैर मुस्तकिल नशिस्त के मुकाबले के लिए आमने सामने आए थे और भारत को शिकस्त हुई थी, मगर इस बार भारत का सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब होना कई हवाले से अहम है, क्योंकि गुज़िश्ता साल जून में जब एशिया पैसिफिक ग्रुप की जानिब से भारत की नाम की तौसीक की गई तो उससे पहले ही भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अज़ाइम वाज़े होना शुरू हो गए थे। गुज़िश्ता साल जिस वक्त ये फैसला हुआ, तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और अब भारत सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल नशिस्त रुकन बन गया है, तो इस पर तहरीक इंसाफ की वज़ीर श्री मज़ारी की जानिब से सवाल उठा दिए गए। श्री मज़ारी ने ट्वीट की है कि भारत 2 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब हो गया है। 193 में से 184 वोट हासिल किए। पाकिस्तान के लिए सवाल है कि हमने ये क्यों यकीनी बनाया कि खित्ते से कोई और ना लड़े। अफ्रीकी ममालिक की नशिस्त पर भी मुकाबला था, कीनिया और जिबूती मतलूबा वोट हासिल नहीं कर सके और ये नशिस्त अभी खाली है। ऐसा नहीं है कि आसमान नहीं गिरेगा। एक ऐसे वक्त में जब भारत ने गैर कानूनी तौर पर मकबूजा कश्मीर पर कब्जा जमाया है और रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान पर हमले कर रहा है, चीन और नेपाल के साथ भी तनाज़ा है, भारत को बिला मुकाबला छोड़ देना उसे कानूनी जवाब देता है। एक और ट्वीट में उन्होंने दावा किया कि वो लोग जो ये समझ रहे हैं कि भारत के उम्मीदवार के तौर पर मंजूरी तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौर में दी गई थी, तो उनकी इतला के लिए ये काम 2013 में हुआ था और मुझे याद है कि उस वक्त भी मैंने इस पर तनकीद की थी। अब ये क्या मामला है हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, वज़ीर ख़ारजा। शाह साहब बहुत शुक्रिया। शाह साहब, ज़ाहिर है खुद श्री मज़ारी साहिबा सवाल उठा रही हैं कि जिस तरह अफ्रीका में 2 उम्मीदवार थे, पाकिस्तान भी कुछ कर सकता था। जिस किस्म के हालात हैं हिस्टोरिकली, हालांकि ऐसा नहीं होता रहा 1975 के अलावा, क्या वजह है? क्योंकि उनका ख्याल है कि इससे एक लेजिटिमेसी मिलती है जो भारत के इक़दामात हैं उनको। कि पहली बात तो ये है कि इंडोर्समेंट में और इलेक्शन में फ़र्क होता है। इलेक्शन में हमने न माजी में भारत का साथ दिया न अब दिया, हमने भारत के खिलाफ वोट किया जानते हुए कि वो हो जाएंगे, क्योंकि कोई रुकावट नहीं है। हमने असूली मौक़िफ़ अपनाते हुए भारत की मुखालफत की, क्योंकि 5 अगस्त के बाद जो उन्होंने गैर कानूनी इक़दामात उठाए, जिस तरह उन्होंने सलामती काउंसिल की करारदादों की धज्जियाँ उड़ाई, जिस तरह वो इंसानी हकूक़ को पामाल कर रहे थे, कोई जवाब नहीं रहता था कि हम इस पर खामोश रहते या एब्सटेन करते। हमने मुखालफत की, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि जब ये फैसला हुआ तो देखने की बात है ये भारत ने अपना इरादा का इजहार कब किया, और ये 2013 की बात है। पीटीआई के गवर्नमेंट से पहले का ये अपना फैसला कर चुके थे और उस वक़्त ये किसी ने उसके रास्ते में रुकावट नहीं डाली। और फिर ये है कि जब एक कैंडिडेट हो और एक सीट हो तो वो बेसूद होता। एक ही तरीका था कि पाकिस्तान खुद अपना कैंडिडेचर डिक्लेयर करता और अनप्लान्ड तरीके से इसमें कूद पड़ता, जिससे हमें कुछ हासिल नहीं होना था। पाकिस्तान ने अपनी हिकमत अमली के मुताबिक प्लान किया हुआ है। सन 2025-26 के हम उम्मीदवार हैं, 2024 में उसका इलेक्शन होना है और इंशाअल्लाह जैसे वो आए हैं 8वीं मरतबा, इंशाअल्लाह 8वीं मरतबा हम भी 2024 में उम्मीदवार होंगे।
शाह साहब, हिस्ट्री यही है जो आप बता रहे हैं। जब वो बने उन्होंने फ़ौरन अप्लाई किया आगे के लिए। पाकिस्तान जब 2013-14 में था, पाकिस्तान ने भी अप्लाई किया, मगर खुद हुकूमती वजीर ये अप्लाई कर रहे हैं कि भाई सूरत हाल अलग थी, नेपाल के साथ ताल्लुकात, चाइना के साथ ताल्लुकात ये बाद में ख़राब हुए, साथ ही कश्मीर के हवाले से जो मामलात थे, तो क्या पाकिस्तान को कैंपेन करना चाहिए था भारत के अगेंस्ट, बजाय इसके कि बिला मुकाबला इस दफ़ा छोड़ा जाता? इस दफ़ा जो सिचुएशन है, देखिए, देयर आर सर्टेन डिप्लोमेटिक नॉर्म्स, और आप देखते हैं कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट पे क्या है। हमने कोई इमोशनल फैसले नहीं करने होते, हमने पाकिस्तान के मफादात का दिफा करना है, और हमने जो पॉइंट स्कोर करना था और अपना इजहार करना था, और हमने मुखालफत करनी थी, असूली मौक़िफ़ पे हमने मुखालफत भी की, और मुस्तक़बिल के लिए अपने चांसेस और इम्कानात को नुकसान भी नहीं पहुंचाना था और नहीं पहुंचाया। और शायद इस वक्त जो सूरत हाल है, ज़ाहिर है भारत की हरदर्मियाँ कश्मीर में नज़र आती हैं, दूसरे जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ इख्तलाफात नज़र आते हैं। चीन क्योंकि ज़्यादा बड़ी ताकत है तो वहाँ हिम्मत कम दिखाई जाती है उनकी तरफ से। तो अगर ये एक नॉन परमानेंट मेंबर बनता है, स्टेटस मिलता है इनको, तो उसके साथ कितना उनको फ़ायदा होगा और पाकिस्तान इसको कैसे काउंटर करेगा? हालांकि मगरबी मीडिया हर जगह बहुत खिलाफ उनके लिखा गया, मगर ये डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान कैसे काउंटर करेगा? देखिए, वो भारत अपनी चालें चलता रहता है, वो चलेगा, यकीनन चलेगा। हम अपना दिफा का हक रखते हैं और करेंगे। वहाँ जहाँ उसकी मौजूदगी है तो सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे भी दोस्त हैं, हमारे भी खैर खा हैं, और भारत की कोई ऐसी चाल होगी तो हमारे वहाँ खैर खा मौजूद हैं जो उसको ब्लॉक कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान शामिद कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक। आज बड़ा अहम फैसला आया इमरान फारूक कत्ल केस का। शुमाइला इमरान फारूक जो 10 साल तक खामोश रही, आज हमारे साथ मौजूद होंगी। ब्रेक के बाद 16 सितंबर 2010 यानी तकरीबन 10 साल पहले लंदन में एमक्यूएम के बानी रहनुमा डॉक्टर इमरान फारूक को कत्ल कर दिया गया, और आज इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने इस कत्ल का फैसला सुना दिया है। कत्ल में मुलविस गिरफ्तार मुल्जिमान मौज़म अली, खालिद शमीम और मोहसिन अली को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और उन पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना भी कर दिया गया। अदालत ने बानी एमक्यूएम समेत कत्ल के मंसूबे में शामिल बाकी इश्तिहारी मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए हैं और उनकी जायदादें जब्त करने का हुक्म दिया है, क्योंकि अदालती फैसले के मुताबिक डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल का हुक्म लंदन में बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन ने दिया। एमक्यूएम लंदन के 2 रहनुमाओं मोहम्मद अनवर और इफ्तिखार हुसैन ने यह हुक्म पाकिस्तान पहुंचाया। अदालती फैसले के मुताबिक कत्ल का वाहिद मकसद ये था कि आइंदा कोई भी बानी एमक्यूएम के खिलाफ आवाज बुलंद ना कर सके और सियासी रुकावट खड़ी ना करे। इस फैसले से डॉक्टर इमरान फारूक की अहलिया शुमाइला इमरान मुतमईन हैं। इस हवाले से हम उनसे बात करेंगे। शुमाइला इमरान फारूक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शुमाइला इमरान साहिबा, आपने वक्त निकाला। 10 साल आप खामोश रहीं, बहुत मुश्किल वक्त आपने गुजारा। सबसे पहले बहुत सारी बातें हैं जो आपसे पूछनी है, मगर सबसे पहले फैसले पर आपके क्या तासुरात? भाई समझ में नहीं आ रहा शाकिब भाई कि मैं क्या बोलूँ। सबसे पहले मैं रब ताला की शुक्रगुजार हूँ, जियो न्यूज़ और तमाम मीडिया की शुक्रगुजार हूँ जो मेरी आवाज़ बने। आपने जहाँ तक सवाल किया आज के जजमेंट के हवाले से, सॉरी मुझे बोलने में तकलीफ है क्योंकि कैंसर है तो थोड़ा प्रॉब्लम है। जजमेंट के हवाले से आपने सवाल किया है तो एक तवील प्रोसेस से गुजरी हूँ मैं, तवील अरसे से गुजरी हूँ। 10 साल का अरसा कम नहीं होता, बहुत तवील अरसा होता है किसी के लिए भी। अंजाम को पहुंचा केस, मुझे इंसाफ का यकीन है। मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहती, बस मुझे इंसाफ पर यकीन है, मैं और कोई तबसरा नहीं करना चाहती। शुमाइला साहबा, ज़ाहिर ये 10 साल का अरसा है,
इस 10 साल में आपका बेटा जो आपके साथ है वो उस वक्त 5 बरस का था, 15 बरस का हो गया, एक और बेटा आपका 3 बरस का था, वो 13 बरस का हो गया। कैंसर में आप मुब्तला हो गई हैं और इस प्रोग्राम में आप जब इंटरव्यू में को रोकना चाहें आप रोक सकती हैं, जब आप चाहें मैं ब्रेक पर चला जाऊंगा। मुझे ये बताएगा, क्योंकि मुर्ज़ा अली शाह की जो नुमाइंदे हमारे लंदन में, उनकी स्टोरीज़ के ज़रिए पता चलता था कि आप शदीद तकलीफ़ में हैं, डिनाइल आते रहते थे, मगर वो कंसिस्टेंटली मेहनत से इस हवाले से कवरेज करते रहे। ये कैसे गुजारे आपने 10 साल? शादर भाई, मैं इंतहाई तकलीफ़ का वक्त मैंने गुजारा है और गुजार रही हूँ। अल्लाह के सब दुश्मन को भी ये दिन ना दिखाए जो मैंने गुजारे हैं, किसी दुश्मन पर भी ये वक्त ना लेके आए। इनके जाने के बाद मैं दुनिया में अकेली रह गई। मेरी अम्मी, भाई, बहन, भाभीयों ने मेरा साथ दिया, तो आज मैं यहाँ जिंदा बैठी हूँ। ख़ुसूसन मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सैफ भाई, मुनज़्ज़र भाभी, सत्तार भाई का, जिन्होंने उस मुश्किल वक्त में मुझे थामा, तब सब ने मुझे छोड़ दिया। और ये मैं आपको आज बात बताना चाहती हूँ, लम्हा फ़िक्रिया है ये, कि मैं तो साल से मुझसे कोई राब्ते में नहीं, 10 साल का अर्सा हो गया। उन्होंने पलट के हमारी खबर तक नहीं ली कि उनकी बहू और पोते जिंदा भी हैं या मर गए। और MKM लंदन की लीडरशिप ने आपसे रब्ता किया कि आपके बच्चों की तालीम आपके इस हाल में, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, मुर्ज़ा अली शाह की स्टोरीज़ आती थी कि आपको बहुत ही बुरे हालात में रह रही हैं, तो उस वक्त वो आते नहीं थे कि जी अखबार में छपा है तो हम आपसे बात करके आपके उससे कोई ताउन करना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने? भाई, मैं बहुत मुश्किल हालात से गुजरी हूँ। कैंसर की मैं मुब्तला हूँ। हुकूमत ने यहाँ पर मुझे घर यावर रहने के लिए, उसमें रहती हूँ, बेनिफिट्स पे गुजारा है। हमेशा जियो ने मेरे लिए आवाज़ बुलंद की, रिपोर्टिंग की, मेरे हालात बताए। हालात तो सब सुनते हैं, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिलती। तो लंदन के सेटअप में किसी ने बच्चों की तालीम के लिए, आपके ख़र्चे के लिए, आपकी बेहतर रिहाइश के लिए, इतनी प्रॉपर्टीज़ की वहाँ ख़बरें आती रहती हैं, उनके आपस में मसले चलते रहते हैं, किसी ने आपको कुछ नहीं कहा? नहीं, शुरू में किया, लेकिन उसके बाद सब ने मेरा साथ छोड़ दिया। अब कोई नहीं, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मुझे जब से कैंसर हुआ है, शायद मैं 1 साल या 2 साल जिंदा रहूँ। और मैं आज आपके ज़रिए बात भी वजाहत कर देना चाहती हूँ कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे बच्चों की जिम्मेदारी मैं सैफ भाई और मेरी भाभी, मुनज़्ज़र भाभी को देती हूँ कि वो मेरे बच्चों की देखभाल करना। बाकी मुश्किल में आपको पता है, सब साथ छोड़ देते हैं। ससुराल ने साथ छोड़ दिया, तो अभी आप 10 साल में देखें, मैं 10 साल से पहले मेरी तस्वीर देखें मैं क्या थी, अब देखें मैं क्या हो गई हूँ। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, किस लम्हे मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। मैं कुछ खा नहीं सकती, बस मेरा गुजारा इस ड्रिंक पर है, तो ये ड्रिंक में पीती हूँ बस। और ये पानी भी मैं ऐसे नहीं पी सकती, मैं स्ट्रॉ के ज़रिए पीती हूँ पानी। बहुत मुश्किल वक्त मैंने गुजारा है। दुआ करती हूँ अल्लाह किसी दुश्मन को भी ये वक्त ना दिखाए, किसी दुश्मन को भी ये वक्त ना दिखाए। और MKM पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, ये MKM तो कहती आई है जी हम अपने शहदा का बड़ा ख्याल करते हैं, उनके अहल खाना का बड़ा ख्याल करते हैं। यहाँ पर भी शहीद इनकलाब कहते हैं डॉक्टर इमरान फारूक को, तकारीर में उनको नहीं भूलते, उनके ख़ानदान के लोगों को भी ले आते हैं।
उन्होंने भी आपको बिल्कुल नहीं पूछा? यहाँ वजीर बने बैठे हैं, हुकूमत का हिस्सा हैं, एमपीएस एमएनएस बने बैठे हैं, किसी ने नहीं पूछा आपको? किसी कोई फ़ोन नहीं करता। हाँ, देखती हूँ खबरों में, जब ऐसी खबरें आती हैं, सबके ट्वीट आते हैं, सब कहते हैं कि हम शेर इनकलाब की बेवा के लिए ये कर देंगे, ये कर देंगे। मैं किसी के लिए करता कोई नहीं है। आज मैं इन हाल को पहुंच गई हूँ, करता कोई नहीं। डॉक्टर साहब की स्ट्रगल बहुत ज़्यादा थी, बहुत स्ट्रगल की उन्होंने। वो एमक्यूएम के बानियों में से थे, बहुत स्ट्रगल की उन्होंने। मैं एक दफ़ा फिर ये जानना चाह रहा हूँ कि ये आप सिर्फ अखबार में, ख़बरों में इनकी बातें देखती हैं, ये जलसे जुलूसों में डॉक्टर इमरान फ़ारूक का जिक्र और दूसरी चीज़ें जब आपस में लड़ते हैं तब डॉक्टर इमरान फ़ारूक के अहले खाना को बीच में लाते हैं, आपसे कोई नहीं रब्ता, कुछ नहीं कि जी आपको कोई ज़रूरत हो, 10 साल हो गए आपके बच्चों को, एक 5 साल का बच्चा, एक 3 साल का, ये एमकेएम पाकिस्तान ने भी नहीं पूछा आपको? नहीं, मुझे सिर्फ मैं अखबार में पढ़ती हूँ कि वो कहते हैं, लेकिन रब्ता कोई नहीं करता। अखबार में या ट्विटर पे शायद, या फेसबुक पे, लेकिन मुझसे रब्ता किसी का नहीं है भाई। मतलब मैं, मगर जब दरमियान में भी हुआ, हमने कोशिश की कि आपका एक इंटरव्यू ही हो जाए, आप नहीं आती थी। आज मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने स्काइप पे हमें ज्वाइन किया, मगर आप नहीं आती थी इंटरव्यू के लिए। क्या आप डरी हुई थी? कोई धमकियाँ थी आपको कि 10 साल बाद फाइनली आप अपना हाल बता रही हैं, सिर्फ स्टोरीज के ज़रिए पता चलता? खौफ का शिकार मेरे बच्चे असल में बहुत थे। मेरा छोटा बेटा वजदान, आलिशान, 10 साल इनकी काउंसलिंग अभी भी हो रही है। ये ना खुद बाहर जाते हैं, इतना डर बैठ गया है इनके दिल में, ना मुझे बाहर जाने देते हैं। खौफ की फिजा में 10 साल हमने गुजारे। मेरा छोटा बेटा बहुत डरा हुआ है, अभी भी डर के बैठा हुआ है अंदर। वो बाहर जाते ही नहीं है, बस घर के अंदर बैठना है। अभी भी उनकी काउंसलिंग हो रही है, लेकिन किसी से सपोर्ट नहीं मिली, सपोर्ट किसी ने नहीं की। मुझे ये बताइएगा शमशा साहब, ज़रा एक सेंसिटिव बात है आपके लिए, बट आपने इजाज़त दी थी ये सवाल पूछने की, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब कत्ल हुआ, क्योंकि आप कभी आई नहीं, हुआ क्या? वो अपसेट थे डॉक्टर इमरान फ़ारूक? उससे पहले कोई उदास थे? उनके मामला ठीक नहीं चल रहे थे लंदन की लीडरशिप के साथ? क्या उस वक्त हुआ? डॉक्टर साहब अगर परेशान रहते थे, बहुत परेशान रहते थे, लेकिन बज़ाहिर बच्चों की खुशी के खातिर वो हंसते थे, मुस्कुराते थे, लेकिन कभी बताया नहीं। वो बानी अंतिम में से थे, कभी मुझसे चीज़ का उन्होंने तस्करा नहीं किया, कभी उन्होंने चीज़ का तस्करा नहीं किया मुझसे। अगर आपको मुनासिब लगे आप बताना चाहें किस बात की एग्जैक्टली उनको परेशानी थी? ये देखें, उनके कत्ल से पहले ये मुख्तलिफ ज़राए इसलिए उड़ाया गया कि वो कोई नई पार्टी शायद बना रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था। वो ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि वो कोई पार्टी बनाए, या वो एमकेएम से अलग हों, या एमकेएम की क़यादत से अलग हों। वो अल्ताफ़ भाई के साथ थे, आखिर वक्त तक अल्ताफ़ भाई के साथ रहे, बानवे के साथ रहे। वो कभी नहीं सोचा उन्होंने कि वो अलग हों या अपनी पार्टी बनाएं। बस वो एक सी उन्होंने बात कि वो एमकेएम के फ़लसफ़े और फ़िक्र के खालिक
लेकिन वो उसूलों पर सौदा नहीं करते थे। इसके लिए वो तैयार नहीं थे। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला। इसके अलावा कोई बात अगर आप कहना चाहें उनके हवाले से, उस वक्त जो मामलात थे उस हवाले से। आखिर में बस मैं ये दुआ करना चाहती हूँ आपसे शादेब भाई, हमेशा आवाज़ उठाई, हमेशा बोले। बहुत शुक्रिया आपका। जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो सुनते हैं मुझे, मैं तो ख़ास करूँगी मुझे और मेरे बच्चों को अपनी दुआ में याद रखें, दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया। बरतानवी हुकूमत के तरफ से दिए गए थोड़े से पैसों और घर के में रह रही हैं, जो सूरत हाल है वो आपने देखी। अल्लाह।